नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो हम कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी पर आधारित ये शिवलाल की दिग्दर्शिका में से पढ़ने जा रहे हैं। पहले अध्याय का नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। यदि आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यदि आप वो देख लेते हैं तो ये बिल्कुल ही आपको सरल लगेगा। वो शीत युद्ध पर जो वीडियो डले हैं वो दोनों वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ से शुरू करेंगे। तो अध्याय का नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। ये जो एनसीईआरटी की शिवलाल की दिग्दर्शिका है, ये सबसे बेस्ट दिग्दर्शिका है, क्योंकि इसमें व्यवस्थित तरीके से प्रश्न दिए गए हैं और उन्हीं प्रश्नों में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं इनके इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। जैसे हम पता है अपन को, वो पुराने वीडियो में मैंने बताया है कि दो दुनिया बनी हुई थी विश्व में। 7 महाशक्तियाँ लड़ रही थी, लेकिन 7 में से केवल 2 ही महाशक्तियाँ बची थीं जिनके बीच में शीत युद्ध हो गया था। एक यूएसए और एक यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके बाद में ये भी पूरी तरह से इसकी अर्थव्यवस्था टूट जाती है, जिसके बाद में केवल एक ही बचता है, अमेरिका, बस संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसके महत्वपूर्ण हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहले इनके बिंदुओं को थोड़ी से जान लीजिए। पहला बिंदु है पूंजीवादी तथा साम्यवादी विश्व के मध्य विभाजन का प्रतीक 150 किलोमीटर से अधिक, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो बर्लिन की एक दीवार बनाई गई थी, जर्मन की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन 2 भागों में बट गया था। पूर्वी बर्लिन पूर्वी में चला गया था और पश्चिमी जर्मन पश्चिमी को सपोर्ट कर रहा था, मतलब पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका को कर रहा था सपोर्ट, और पूर्वी जर्मन पूर्वी देश को, अर्थात पूर्वी दुनिया, मतलब यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पर एक दीवार बनाई गई थी 150 किलोमीटर लंबी, 150 किलोमीटर लंबी दीवार उठाई गई थी, जो कि 1961 में बनाई गई थी और 89 में तोड़ दी गई थी, क्योंकि इसका विघटन धीरे धीरे हो गया था। तो 1945 में शीत युद्ध शुरू होता है और अंत हो जाता है इसका 1991 में। तो हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो जो प्रश्न है इस प्रकार से प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि हमें ऐसी विशेषताएं बतानी हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस से अलग करता हूँ, मतलब कि अमेरिका विशेषताएं बतानी है हमें सोवियत संघ रूस की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पूंजीवादी देश है, पूंजीवादियों को सपोर्ट कर रहा था, औद्योग फैक्ट्रियों को, निजी संपत्ति को अधिक से अधिक महत्व दे रहा था। और जो सोवियत संघ रूस है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरकारी थी, अर्थात जितने भी कार्यालय, जितनी भी पूंजी संपत्ति, उत्पत्ति के साधन, ये सब सरकारी थे, सभी सरकारी क्षेत्र थे। तो इसकी विशेषताएं हमने नोट्स के माध्यम से इस प्रकार से लिखी हैं। तो इस प्रकार से इसका निचोड़ है, इसका अपने हिसाब से वर्णन भी कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र कीजिए। तो पहली विशेषता है, हम सभी जानते हैं कि पहली विशेषता क्या है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, साम्यवादी, समाजवादी, जिसका अर्थ है सरकारी। तो वर्णन कैसे कर सकते हैं अपन, वर्णन ऐसे कर सकते हैं कि सोवियत संघ की पहली विशेषता यह है कि इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरकारी अर्थव्यवस्था थी, अर्थात जो भी रोजगार उद्योग फैक्ट्री और उत्पत्ति के साधनों पर सभी का नियंत्रण सरकार का नियंत्रण था, किसी भी पूंजीपतियों का नहीं था। दूसरी विशेषता है, सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तथा राज्य के नियंत्रण में थी। राज्य शब्द का अर्थ है सरकार से। तो जितनी भी योजनाएं थीं, जितनी भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं थीं, वो सभी किसके नियंत्रण में थी, सरकार के, अर्थात राज्य के नियंत्रण में थी। तीसरी विशेषता है इसकी, उत्पादन एवं वितरण। जितना भी उत्पादन हो रहा था, जितना भी उत्पादन कर रहा था, वह पूरी तरह से सरकारी, और वितरण के साधन, जितना भी वितरण हो रहा था, सब सरकार के नियंत्रण में ही था। देखिए, शासकीय नियंत्रण में थी। तो इस प्रकार से इसकी 3 विशेषताएं हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन है
किन बातों के कारण गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार किया? देखिए, सोवियत संघ शीत युद्ध की घटना जब हुई थी तब दोनों के बीच में, पूर्वी और पश्चिमी, इनके बीच में विचारधारा की लड़ाई चल रही थी। अर्थात ये जो सोवियत संघ रूस है, ये पूरी तरह से सरकारी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर रहा था, और ये जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ये पूंजीपतियों को अधिक महत्व दे रहा था। अर्थात जो हमारे उत्पत्ति के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये पूरी तरह से निजीकरण कर रहा था। तो इस प्रकार से गोर्बाचेव अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा सुधारा, सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से वहाँ विकास नहीं हो रहा था। इसने बहुत ज़्यादा बम हथियारों पर अपनी आय खर्च कर दी थी, जिसकी वजह से इसने सुधार करने की कोशिश की, जिसके माध्यम से इसने एक शॉक थेरेपी जैसी नीति अपनाई, जिसके कारण क्या हुआ कि गोर्बाचेव बहुत ज़्यादा जो हमारी अर्थव्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था है, वो सुधारने के लिए वो विवश हो गया, क्योंकि वहाँ की बहुत ज़्यादा ऐसी आवश्यकताएं थी, मानवीय आवश्यकताएं, वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, विभिन्न प्रकार के साधन, रोजगार इत्यादि नहीं मिल पा रहे थे। तो गोर्बाचेव ने सुधार किया। गोर्बाचेव, जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं, वो वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो इनने सुधार करने का प्रयास किया था। क्या हुआ था? तो प्रश्न है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य हो गए? तो सबसे पहला सुधार है वस्तुओं के उत्पादन में कमी। तो वस्तुओं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, इसीलिए गोर्बाचेव ने सुधार किया। वस्तुएं, जो उत्पादन संबंधी वस्तुएं हैं, जो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, वस्तुएं, सेवाएं हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, जिनकी वजह से गोर्बाचेव ने सुधार किया। दूसरी है, जनसाधारण का जीवन कठिन होता जा रहा था, इसीलिए उसने, गोर्बाचेव ने सुधार किया। तीसरी, सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। राजनीतिक जो हमारी नीतियां होती हैं, अपने जो अधिकार होते हैं, वो विभिन्न प्रकार से राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसी में सुधार करने के लिए इसने, गोर्बाचेव ने सुधार की नीति अपनाई। और चौथी बात, सोवियत संघ में आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए सुधार की नीति अपनाई। नौकरशाही हावी होती चली जा रही थी। जो नौकरशाही का अर्थ होता है अधिकारियों द्वारा शासन, तो वहाँ पर पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था थी, तो सरकारी अधिकारी थे, तो सरकारी अधिकारी मनमानी कर रहे थे। तो इसी में सुधार करने के लिए गोर्बाचेव ने सुधार किया। इन्हीं व्यवस्थाओं को विकास करने के लिए सुधार किया। खाद्यान्न का आयात बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उत्पादन हो नहीं रहा था, तो विदेशों से बहुत ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं मंगवा रहे थे। तो इन्हीं में सुधार करने के लिए इसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? भारत जैसे देश, हमारा जो भारत देश है, उस समय पर 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। हमारा भारत जो है वो आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश के साथ ऐसे कई देश थे जो ब्रिटेन हुकूमत से आज़ाद हुए थे। तो पूर्वी और पश्चिमी गुट ने हमारे भारत जैसे देशों के लिए प्रस्ताव रखा कि आप हमारे गुट में आ जाइए, लेकिन भारत जैसे मिस्र ऐसे कई देश थे जिन्होंने किसी भी गुट में अपनी सहभागिता नहीं निभाई, केवल अपना नया गुट बनाया, जिसका नाम था गुट निरपेक्षता की नीति। तो ये कह रहा है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सोवियत जब टूट गया, पूरी तरह से बिखर गया, तो अब बची केवल और केवल एक महाशक्ति, जिसका नाम था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत जैसे देशों के लिए क्या परिणाम हुए? भारत जैसे देशों के लिए पूरी तरह से द्वार खुल गए, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा की होड़ खत्म हो गई है। यदि हम अमेरिका के गुट में मिल जाते हैं, तो अब हमें कोई भी अब कहने वाला नहीं है कि अब हमारे गुट में नहीं हो, आप इस गुट में मिल गए। तो अब भारत जैसे देशों ने पूरी तरह से, पहली है विदेश नीति में बदलाव, भारत ने विदेश नीति में अपना पूरी तरह से बदलाव कर लिया।
1991 में भारत ने त्रिआयामी व्यवस्था को अपनाया था, जिसमें निजीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति को अपनाया था। तो हमारे भारत ने और भारत जैसे कई देशों ने अपना जो गुट था, अपनी नीति थी, वो नीति पूरी तरह से बदल दी थी, अमेरिका में जाकर के मिल गई थी, क्योंकि हमें विकास करना था, हमारे भारत के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो विदेश नीति में बदलाव कर लिया, दूसरी उदारीकरण की नीति को अपना लिया, तीसरी वैश्वीकरण की नीति को अपना लिया। हमने अभी बताया कि 1991 में त्रिआयामी व्यवस्था अपनाई है, कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को छोड़ करके अब हम अमेरिका में जाकर के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर जोर दे रहे हैं और नवीन आर्थिक नीति को अपना लिया। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या थी? ये महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है वार्षिक पेपर में कि शॉक थेरेपी की नीति क्या है। तो शॉक थेरेपी एक मॉडल है, एक नीति का नाम है शॉक थेरेपी। जो किसने बनाई थी नीति? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये नीति बनाई गई थी कि यदि कोई भी इस नीति के माध्यम से कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था में एकदम से परिवर्तन कर सकता है। यदि कोई भी शॉक थेरेपी की नीति अपनाएगा, जिस भी देश को अपनानी है वो अपना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जिसके कारण बहुत जल्दी से परिवर्तन होता है। तो अमेरिका ने सोवियत संघ रूस ने ये नीति अपना ली थी, शॉक थेरेपी की नीति, जिसके कारण ये भी टूटने का एक कारण है। सोवियत संघ इसकी वजह से भी टूटा था, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था थी समाजवादी और इसने एकदम से अपना ली थी शॉक थेरेपी, जो पूंजीवादी की ओर संकेत करता है, जिसकी वजह से जो सोवियत संघ है वो टूट गया था। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है उसके आधार पर हम आंसर दे रहे हैं। क्या है? शॉक थेरेपी क्या थी? साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ जाने का संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। तो आंसर शॉक थेरेपी क्या थी? तो शॉक थेरेपी का सबसे पहले अर्थ लिखेंगे अपन कि शॉक थेरेपी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा बनाया गया एक मॉडल था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, एकदम से अचानक से आमूलचूल परिवर्तन करना। इस नीति का यही आश्रय है, जिसकी वजह से अब आगे आंसर साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। तो अपन आंसर में लिखेंगे साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ संक्रमण का यह तरीका सबसे बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि यह धीरे धीरे अपनाता, क्योंकि इसने जो साम्यवादी रूस है, इसने जितने भी सरकारी क्षेत्र थे वो सरकारी क्षेत्र प्राइवेट हाथों में बेच दिए, पूरी तरह से जितने भी पौने पौने दामों में बेच दिए, जिसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। तो यह सबसे बेहतर तरीका नहीं था इसने एकदम जो अपनाया है। यदि यह धीरे धीरे अपनाता तो इसके लिए सही साबित हो सकता था। तो अब इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत जैसे देशों की नीति, देखिए एक मिनट, दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत देश को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह यूएसए से दोस्ती पर अधिक ध्यान देना चाहिए। देखिए एक प्रकार से ये ठीक ही कह रहा है, क्योंकि अमेरिका जो सोवियत संघ रूस है भले ही हमारा मित्र है, लेकिन अब उसके पास विशेष कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि वो पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था खोखला हो चुकी थी। तो ये प्रश्न कह रहा है क्या हमें अपनी विदेश नीति, जब एक महाशक्ति बची है मात्र अमेरिका, तो क्या हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। तो इस प्रकार से हम कथन का आंसर पक्ष में तर्क दे रहे हैं। तो पहला कथन का पक्ष का तर्क दे सकता हूँ। इस आंसर ऐसे लिखेंगे अपन, इस कथन के
पक्ष में तर्क दे सकता हूँ। गुटनिरपेक्षता की नीति लाभप्रद नहीं थी, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये विशेष प्रकार की लाभदायक नीति नहीं थी जो हम गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण कर रहे थे। वो गुटनिरपेक्षता की नीति ज़्यादा लाभदायक नहीं थी। तो अब हमें अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को हटा करके अब हमें अपना गुट अमेरिका में मिला देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि गुटनिरपेक्षता की नीति लाभप्रद नहीं थी, हमें अपनी नीति में बदलाव करके ही यूएसए के साथ अपने संबंध को मजबूत कर लेना चाहिए। और इसी देश में, इसी से हमारे देश का हित है, हमारे भारत देश का इसी से हित है, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है। अमेरिका के पास विभिन्न प्रकार के यंत्र संयंत्र, भूमि, पूंजीपति और विभिन्न प्रकार के साधन संसाधन हैं। तो हमें उससे सहायता भी मिलेगी, हमारे देश के विकास करने में सहायता प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें अपनी नीति को बदल लेना चाहिए और अमेरिका जैसे देश से एकदम दोस्ती तोड़ने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी इस तरह से हम अमेरिका के साथ मिल सकते हैं। तो कथन में हमारा तर्क स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता की नीति लाभप्रद नहीं है, हमें अपनी जो नीति है उसको बदल करके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मित्रता निभानी चाहिए और इसी से हमारे देश का हित है। इस प्रकार से बना आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए जो प्रश्न है हमारे, देखिए पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरे का आंसर हो गया। यदि आप लोग इसमें से समझो तो ठीक है, यदि इसमें से याद करना चाहो तो ये भी बेस्ट है। ये तो हमने मुख्य तौर पर ये शॉर्ट बता दिया है आपको, समझने के हिसाब से हम बता रहे हैं, लेकिन इसमें से आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने उसका सारांश निकाला है। देखिए भारत जैसे देशों के लिए क्या परिणाम हुए, ये हमने आंसर दे दिया है, शॉक थेरेपी क्या थी, और इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं जो 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से हैं, कितने हैं, इस प्रकार से ये प्रश्न दिए गए हैं। देखिए जी, द्विध्रुवीयता के अंत ध्रुव का अर्थ क्या है, तो यही प्रश्न आते हैं। देखिए ये है 2022 में दिया गया है, तो इनको हम जानते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है ध्रुव का अर्थ क्या है, तो ध्रुव का अर्थ है महान या उच्च शक्ति। ध्रुव का अर्थ यहाँ पर शाब्दिक अर्थ ही इसका है, ध्रुव का महान या उच्च शक्ति, जो बहुत बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है, जो उसी को दर्शा रहा है। ध्रुव का अर्थ क्या है, ठीक है, तो ध्रुव का अर्थ है महान या उच्च शक्ति। ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है, ध्रुवीकरण व्यवस्था का तात्पर्य सैन्य शक्ति के केंद्रों से है। सैन्य शक्ति के केंद्रों का अर्थात सैन्य, जो हमारी सैन्य शक्ति है, सैनिक शक्ति है, उसके केंद्रों से है कि इसके केंद्र बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कोई भी गुट हो, उसके यदि ज़्यादा सैन्य केंद्र हैं तो वो महान, उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीकरण कहेंगे। और द्विध्रुवीकरण का अर्थ क्या होता है, जब एक ध्रुव से अधिक ध्रुव हो, अर्थात एक ध्रुवीकरण से 2 ध्रुवीकरण हो। कहने का मतलब ये है कि सोवियत संघ रूस और सोवियत पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, तो 2 ध्रुव थे। तो इसीलिए बता रहा है कि द्विध्रुवीकरण का अर्थ क्या होता है। द्विध्रुवीकरण का तात्पर्य ऐसी शक्ति से होता है जिसमें 2 महाशक्तियां होती हैं। कितनी होती हैं, 2 महाशक्तियां या अन्य 2 महाशक्तियों का अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। और अब इसके बाद द्विध्रुवीकरण अवस्था में प्रत्येक गुट किस बात हेतु इच्छुक रहता है, तो अपना जो गुट होता है, जो द्विगुट हैं, द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रत्येक गुट किस बात हेतु इच्छुक रहता है, तो किस बात हेतु इच्छुक रहता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, दूसरे की शक्ति को निम्न दिखाना और अपनी श्रेष्ठ शक्तियों का उजागर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इच्छुक रहता है। अर्थात ये कह रहा है द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रत्येक गुट दूसरे गुट की शक्ति एवं प्रभाव को सीमित करने तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने की इच्छा रखता है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। सोवियत संघ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की विचारधारा, हम सभी जानते हैं कि साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सोवियत संघ में कितने गणराज्य उस समय, जिस समय गणराज्य जो चल रहे थे, सोवियत संघ रूस था उस समय, जब जो हमारे गणराज्य नहीं टूटे थे, हमने बताया था कि 15 गणराज्य थे उसमें सम्मिलित, उसी संघ से मिलकर के बना था सोवियत संघ रूस। तो 15 गणराज्य थे, 20 स्वायत्तशासी गणतंत्र थे और 18 थे स्वायत्तशासी क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस
राज्य को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। अब लास्ट में कौन बचा था उत्तराधिकारी, तो कौन था, रूस ही था। रूस का प्रादुर्भाव हुआ और स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था, तो सबसे पहले स्वतंत्र, अर्थात ये अपने जो गुट थे इनमें से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला रूस ही था। रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया, हम सभी जानते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो कह रहा है सोवियत संघ के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, वहां तेजी से निजीकरण की प्रक्रिया का विकास हुआ। अर्थात पहले अर्थव्यवस्था, देखिए इसने पहले की अर्थव्यवस्था पूछी है, पहले अभी वर्तमान की, तो रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब रूस का जब विघटन हो गया था तो इसने कौन सी अर्थव्यवस्था अपना ली थी, तो सोवियत संघ के राजनीतिक उत्तराधिकारी रूस ने उदारवादी नीति को अपना लिया था। हमने बताया था कि शॉक थेरेपी की नीति जैसी नीतियों का अनुसरण कर लिया था, तो अब इसने उदारवादी नीतियों को अपना लिया था। उदारवादी नीति कहलाती है जिनमें टैक्स फ्री होता है, यदि कोई देश से कोई भी उस देश में फैक्ट्री लगाना चाहता है, औद्योगिकरण करना चाहता है तो टैक्स फ्री रहता है। तो इस प्रकार से रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो इसने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया, जिससे निजीकरण की प्रक्रिया का तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट है सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष या अवगुण बताइए। तो सोवियत प्रणाली जो है उसकी क्या अवगुण थे, उसकी गलतियां, त्रुटियां, सीमाएं क्या थीं, तो इसकी सबसे पहली अवगुण, दोष या गलतियां, तो धीरे धीरे सोवियत संघ प्रणाली समाजवादी हो गई, जिससे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ा। बात यह है कि सोवियत प्रणाली, हम तो सभी जानते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जिसमें सरकार का पूरा नियंत्रण था, सरकार के अंडर में अधिकारी लोग काम करते थे, तो यहाँ नौकरशाही का प्रभाव बढ़ गया था ज़्यादा, इसलिए इसका पहला अवगुण कहा जा सकता है। दूसरा, सोवियत संघ ने एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक पार्टी होती है जिसमें एक ही व्यक्ति खड़ा होता है चुनाव में और कोई दूसरी पार्टी नहीं होती है, तो इसने कम्युनिस्ट पार्टी में शासन था जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण बताइए। हम पहले बता चुके हैं, 2 नहीं 3 बता चुके हैं। पहले कारण कि सोवियत कैसे टूटा था, इसके टूटने के कारण क्या थे। शॉक थेरेपी क्या है, पहले बता चुके हैं हम। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। इन्हीं ने तो सुधार किया था, इन्हीं ने तो अपनी शॉक थेरेपी की नीति को अपनाया था। अब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति क्या है, तो देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, कांच का गिलास कैसा होता है, पारदर्शी होता है, देखने में पारदर्शी होता है। तो एक प्रकार की ये नीति है, कैसी है ये नीति, ग्लासनोस्ट एक सोवियत नीति थी जिसका उद्देश्य सोवियत के शासकीय संस्थान है उन क्रियाकलापों में खुलेपन या पारदर्शिता की नीति को पारदर्शिता को बढ़ाना था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो शासकीय संस्थान थे उनमें पारदर्शिता लानी थी। और पेरेस्ट्रोइका की एक नीति है जो 1980 के दशक के अंत में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक राजनीतिक आर्थिक आंदोलन था जो व्यापक रूप से गोर्बाचेव और उसकी ग्लासनोस्ट नीति सुधार से जुड़ा था। तो इस प्रकार से ये हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न सॉल्व हुए। अब हम देखते हैं द्विध्रुवीय लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, इनमें से 4 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या संक्षेप में समझाइए। तो इसकी विशेषताएं ये निम्न इस प्रकार हैं। यदि इस वीडियो में नहीं आ पाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और इनके पूरे प्रश्नों को देखेंगे और उनको समझेंगे। और यदि आप और गहनता से वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।